नमस्कार, सुप्रभात। मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। आंखें न हो तो ना ही हम कुछ देख सकते हैं, ना ही कोई काम सही तरह से कर सकते हैं। स्वास्थ्य विशेष ग्रह नक्षत्र और आप में आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि किन ग्रहों के प्रभाव से होती हैं आंखों से संबंधी रोग, कौन से ग्रह कारक होते हैं ऐसे रोगों के। साथ ही राशियों के हिसाब से त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि किस उम्र में हो सकते हैं आपको आंखों से संबंधी रोग, साथ ही ऐसे रोगों से मुक्ति पाने के कुछ खास ज्योतिषीय उपाय। ज्योतिष और स्वास्थ्य विशेष में देखिए ज्योतिष से क्या स्वास्थ्य का संबंध, ज्योतिष के अनुसार बीमारियों के उपाय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, आज स्वास्थ्य विशेष ग्रह नक्षत्र और आप में हम आंखों से संबंधी रोगों के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन ग्रहों के प्रभाव से होते हैं आंखों से संबंधी रोग। किचित जल पावक और गगन समीरा। अब सबको पता है 5 तत्वों से शरीर बना और 3 तत्वों से के असामंजस्य होने पर रोग पैदा होता है। दैट इज कफ, पित्त और वायु। कफ चंद्रमा है, पित्त सूर्य है, वायु शनि है। यानी तीनों के कम या ज्यादा व्यतिक्रम यानी इक्विलिब्रियम अगर शरीर में नहीं है तो रोग की उत्पत्ति हो जाती है। जब कफ को चंद्रमा कहा और पित्त को सूर्य कहा तो अब आप इसको दाहिनी और बाईं आंख पर ले जाओ। लग्न के दाहिनी तरफ पित्त होता है यानी सूर्य यानी पिंगला नाड़ी, और बाएं तरफ इड़ा या इंगला नाड़ी यानी चंद्रमा। यानी जिन जातकों का चंद्रमा या सूर्य द्वादश या द्वितीय होगा उन्हें आंखों की समस्या होना बिल्कुल उतना ही तय जितना सूर्योदय। लेकिन अगर सूर्य के साथ केतु हो जाए द्वादश या चंद्रमा के साथ केतु हो जाए द्वादश, तब आंखों की दृष्टियों में वृद्धि और कमी दोनों देखने को मिलेगी, जिसको कहते हैं निकट दृष्टि और दूर दृष्टि। इनमें से कोई एक दोष उत्पन्न हो जाए। अगर चंद्रमा की डिग्री कम है तो निकट दृष्टि होगी और सूर्य की डिग्री अधिक है तो दूर दृष्टि का दोष उत्पन्न हो जाएगा। आपकी आंखें ज्योतिष विज्ञान कहता है 6x6 हमेशा बनी रहेंगी। अगर पेड़ में भी, पौधे में भी, तिनके में भी, धूल में भी, जल में भी, पृथ्वी में भी, चर में, अचर में अगर आपको संभाव की दृष्टि प्राप्त हो जाए तो आंखों के रोग कभी नहीं हो सकते। विभेद करने की दृष्टि समाप्त होने पर आंखों के रोग कभी नहीं होते। भले ही सूर्य द्वादश हो या चंद्रमा द्वादश हो, वो भी केतु के साथ हो। तो सूर्य और तोय, तोय माने चंद्रमा, जल से युक्त आयुष्वर्ग। अगर माता पितृ साहचर्य में नेत्र बंद कर ले तो अंधे बच्चे पैदा होते और धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ बाय बर्थ। ज्योतिष विज्ञान का प्रमाण तो देख लो। यम यम वाप स्मरण भावन त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वे पिकौन्ते सदात्म भाव भाविता। एट द टाइम ऑफ डेथ wherever your mind is fixed, you are bound to incarnate there, and you are incarnating by dint of thrust of energy of sun and moon. That is your right eye and left eye. लेकिन इसके बीच में एक निर्निमेष अवस्था होती है जो सुषुम्ना नाड़ी है। अगर इसका कोई प्रयोग करे ज्योतिष विज्ञान के उपाय में तो कभी भी उसकी आंख खराब नहीं हो सकता। कहे इनई विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। आंखों का टेंशन खत्म हो जाएगा जैसे ही ये परमानंद की अवस्था आती है, और ये आने पर निर्निमेष दृष्टि जन्म ले लेती है। काहे कटक रहे वो, ये देखो जिसमें पलक नहीं गिरती। एक टक रहे वो और नयन पलरों की तो भयव विदेह विषे के। दीपक की लौ को जला लो और
बिना पलक मारे प्रतिदिन जरा 3 मिनट 2 सेकंड देखो, कभी जीवन में चश्मा लग जाए, चाहे जितना प्रतिकूल हो सूर्य और चंद्रमा, आप आंखें आपकी 6/6 हमेशा बरकरार। त्रिपाठी जी, आंखों की बीमारी वैसे तो उम्र दराज लोगों को होती है, लेकिन आजकल बच्चों को भी चश्मे लग रहे हैं, उनकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है। ऐसा क्यों, और इसे दूर करने के लिए वो क्या खास उपाय कर सकते हैं? देखिए, सूर्य का दुश्मन कौन है? तो दाहिनी आंख खराब होगी। ज्योतिष विज्ञान सीधा जो रिपल्स करेगा। न्यूटन का नियम है, where there is action there is a reaction. If you will throw the ball, it will bounce until and unless it will keep on bouncing. There is a foreign object or foreign force stopping its movement. फॉरेन फोर्स में क्या है? हवा, हवा का घर्षण, पृथ्वी का घर्षण, इतना ही तो है। वही चीज सिद्धांत ज्योतिष विज्ञान में भी है, कोई अलग से नहीं है। जन्म से ही आंखें क्यों कमजोर हो रही? सूर्य का दुश्मन कौन है? शनि। जिस जातक के शनि द्वादश होगा या छठे होगा या अष्टम होगा, आंखें कमजोर होंगी। सन वंश भी होंगे, आंखें कमजोर भी होंगी। चंद्रमा की दुश्मनी बुध से है, यानी जितने बारीक काम है, उन बारीक सिराएं और कोशिकाएं, उनमें टिश्यूज, क्रोमोसोम्स, ये सब बुध है। और जो इतने बारीक काम करें, उनकी आंखें कमजोर हो जाएंगी। लेकिन सब का निराकरण का एक ही मूल बिंदु दिया है, तुरीयावस्था, यानी सुषुम्ना नाड़ी। और वो सुषुम्ना नाड़ी, मैंने कहा ना, दीपक की लौ जला ले हर राशि का जातक। और निर्निमेष अवस्था, एक टक रहे वो नयन पल रोकी। इतना देखे एक टक 3 मिनट तक कि आंसू भले बह जाए, लेकिन पलक न मारना। 6 दिन करके देखो आंखें कैसे भाई। फिर इसके बाद में ज्योतिष विज्ञान इसको चिकित्सा शास्त्र में बृहस्पति की मदद से सूर्य और चंद्रमा को पुनर्जीवित, व्हाट यू कॉल rejuvenalization or renaissance or awakening of your sun and moon, which are in the dormant position by placement of sun in the 12th house or moon in the 12th house along with the connection. तब फिर बरगद के का पत्ता तोड़ने पर जो दूध निकलता है, उसको कनपट्टी में लगाने पर, आंखों में नहीं, कनपट्टी पर निरंतर लगाने पर बृहस्पति की मदद मिल जाती है, और तब भी आंखें 6/6 होती हैं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी हमें बता रहे हैं आंखों से संबंधी रोगों से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे 12 राशियों के हिसाब से किस उम्र में आपको हो सकते हैं आंखों से संबंधित तकलीफें, साथ ही उसे निजात पाने के कुछ खास उपाय। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आंखें बहुत ही अनमोल हैं और शायद ही आंखों के बिना जिंदगी मुमकिन है। आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी हमें बता रहे हैं आंखों से संबंधित रोगों के बारे में। त्रिपाठी जी, हम बात करना चाहेंगे राशियों के हिसाब से। मेष से कन्या राशि के जातकों के लिए क्या खास ज्योतिषीय उपाय हैं जिनसे कि वो आंखों से संबंधित रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, साथ ही किस उम्र में इन्हें होती हैं आंखों से संबंधित रोग? अब जैसे मेष राशि का जातक है, इसको कभी चश्मा नहीं लगेगा, शौक के लिए भले लगाओ, क्योंकि अपने आप में सूर्य मेष का, इसको कोई इसकी आंख खराब नहीं कर सकता। वृष का जातक है, सूर्य अगर नीच का होगा तो फिर आंख खराब होगी, और उस किस एज में होगी? ये 25 से 37 वर्ष की अवस्था में होगी। इसके बाद ये 6/6 हो सकते हैं, जो उपाय मैंने बताया। मिथुन, इनकी आंखें 56 साल तक बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगी। 56 के बाद इनको फिर इतनी घृणा हो जाएगी रीडिंग से कि इनको लगेगा कि नहीं। जबकि 42वें वर्ष इनको कम दिखना प्रारंभ होगा और ये अध्ययन की तरफ से रुचि हटा लेंगे। दूसरा कोई बोल दे, सुन ले, उसको ज़्यादा रुचि नहीं लेंगे, क्योंकि आंखों में टेंशन इनके 22% पहुँच जाता है। इसके बाद आप कर्क पे आ जाइए। कर्क वालों की आंख स्वयं चंद्रमा है, कभी खराब ना हो अगर माता से दुश्मनी ना करे तो। माता के चरणों का चित्र खींच ले, निर्निमेष देखे, ना दीपक जलावे, एक टक माता की फोटो ही देखे, आंखें 6/6 रही। क्योंकि आप जिनको अंग कहते हैं, ऐसे समस्त राशियों के लिए, सिंह के लिए शेर की आंखें का शेर क्या देख सकता है? ज्योतिष विज्ञान की जरा अध्ययन की पराकाष्ठा तो देखो। शेर किसके आधार पर देखता है? अरे शेर को सूर्य कहा गया है, और
सर्प को, मणिधारी सर्प को शनि कहा गया है, जो एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन यहाँ बेटा बाप की मदद करता है। मणिधारी सर्प जंगल में इसलिए रहता है क्योंकि उसकी रोशनी के प्रभाव में शेर की आंखों से टकराकर शेर रात्रि में भी अपने लक्ष्य को, अपने शिकार को प्राप्त करने में समर्थ होता है। बहुत बड़ा रहस्य बता दिया आपको। इन्हीं सिंह राशि के लिए मदद केवल और केवल शनि से ही मिलेगी। इन्हीं चंद्रमा जब उदय, चंद्रमा को निर्निमेष देखे 2-3 मिनट आकाशमंडल की तरफ। कन्या, हाँ, लेकिन इनको 42 से और 56 के बीच में इन लोगों को चश्मा लगने की स्थिति, आंखें कमजोर होने की स्थिति आएगी जब राहु का कालखंड होगा। राहु नहीं चलने देता, सूर्य को भी ढक देता है, इसलिए कह रहा हूं। ग्रहण लगा देता है। राहु क्या है? फॉग, धुआं। तो धुआं आ गया तो जहाज भी नहीं उड़ पाता, तो आपकी आंख कैसे उड़ पाएगी? टेंशन फ्री नहीं होने के कारण इस कालखंड में इनको चश्मा लगने की स्थिति देखिए। या उसको मिनिमम पे ले जाना। जब मैं 37 और 56 कहता हूं तो 10 और 11 वर्ष भी रख लो, 22 वर्षा देश काल और परिस्थिति में। आपने दर्शकों को बताया मेष से कन्या राशि के जातकों के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे तुला से मीन राशि के जातकों के बारे में। किस उम्र में इन्हें हो सकती है आंखों से संबंधित बीमारी, साथ ही इन बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए ये क्या खास ज्योतिष उपाय कर सकते हैं? तुला और वृश्चिक। तुला के लिए इसकी आंखें तो हमेशा पट्टी ही बंधी रहती है। ये विश्व का लग्न है, इसकी आंखें कभी खराब नहीं हो सकती। लेकिन रीडिंग के लिए इसको हमेशा इसको चश्मा लगाना पड़ेगा। क्यों? बुध से इसकी मित्रता है। चश्मा लगाए बगैर इसको लगेगा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं दिखता। वृश्चिक कभी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंखें रेयर खराब होती हैं वृश्चिक की। अगर कहीं गलती से खराब हुई तो इन लोगों को बृहस्पति की मदद लेना चाहिए, क्योंकि इनके खालखंड में इनकी आंखें खराब होने का टाइम केवल और केवल आता है 48 से 52। फिर इसके बाद में अब आप धनु पे आ जाइए। धनु की आंखें बिल्कुल खराब होंगी क्योंकि शनि का कारकत्व मिला हुआ है। देवगुरु बृहस्पति की ही मदद लेंगे, लेकिन ये 90 वर्ष तक भी बिना चश्मा के चलते हुए देखे गए हैं। इनकी आंखें खराब होने के प्रमाण नहीं, अन्यथा अदरवाइज सूर्य और शनि का व्यतिक्रम 2 और 10 पर ना हो, 12 पर ना हो। मकर, लॉन्गेविटी के साथ साथ पूर्ण बढ़िया सा चश्मा भी शौक के लिए भले लगावे, बहुत बारीक अक्षरों को पढ़ने के लिए भले लगाओ, लेकिन आंखें इसकी बरकरार रहेंगी, इंटैक्ट रहेंगी, खराब नहीं होती। इनके कालखंड में खराब होने की स्थितियां 62 से और 72 के बीच में ही पाई जाती है, जहां इनको आवश्यकता पड़ती है। कुंभ को कदाप की चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती, शौक के लिए लगाता है, क्योंकि कुंभ में चश्मा लगाने पर यह सुंदर प्रतीत होता है। हाँ, इनको चंद्रमा यानी चंद्रमा की महादशा जब इनकी रहती है कुंभ वालों को, उस समय इनकी आंखों की ज्योति नम पड़ती है, धीमी पड़ती है। और मीन इनकी आंखों के खराब होने का प्रमाण कदापि नहीं पाया जाता, क्योंकि ये तो जल की राशि है और ये हमेशा जल में जब देख सकती है तो हवा में देखने की इसको हैसियत पहले से। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी ने हमें आंखों से संबंधी रोगों के बारे में बड़ी ही रोचक जानकारी दी। इसी के साथ आइए जानते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं। गुरु जी प्रणाम। मैं नमिता श्रीवास्तव कानपुर से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 26 नवंबर 1981, समय रात्रि 11:05 PM, जन्म स्थान कानपुर। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और मेरा विवाह कब तक होगा? प्लेसमेंट ऑफ सन इन द 5th हाउस, 4th हाउस, अपोजिट डायरेक्शन। यू आर टीचर होते हैं आप, टीचर के लिए अप्लाई करिए, नौकरी पहले पाते हैं और विवाह आपने जो तय कर रखा है उसी के साथ आगे नौकरी प्राप्ति के उपरांत सेरेमनाइज करने का प्रमाण प्रदत्त प्रश्न बहुत से स्पष्ट। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। प्रणाम गुरु जी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से नीलू बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1988 है। टाइम है 8:35 AM और प्लेस बिलासपुर छत्तीसगढ़। मेरे बेटे को कपड़े की रेडीमेड लेडीज वियर दुकान है, उसकी व्यापारिक उन्नति और शादी के लिए पूछना चाहती हूँ। शादी कब, कहाँ, कैसे, उसी उपाय को बताएं। जो गरबर कुल होई अनुपा और करिए विवाह सुताय अनुरूपा। लेकिन आपका प्रश्न आ गया है, मैं आपकी बहू का नाम अवश्य बता देता हूँ। देखो क्या है, क्या नाम बताया आपने? पास नाम है पपमा, पी से प्रथम अक्षर से ही इनके बहू मिलने का क्रमांक आपको देखा जाता है।
रही बात शादी की डेट की, 7 तरीके का 2-42-6 यानी जून 2017 और 17-6-23-5। फिर जून से बैक हो रहा है गणना में मई 2017। इसी के मध्य में विवाह फाइनल हो जाएगा। टेंट बुकिंग चाहिए। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को कोई ना कोई समस्या है। तो अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे जया एकादशी व्रत का क्या है महत्व। जया एकादशी कैसे मिटाएगी पूर्व जन्म के दोष। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 7 फरवरी और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। राजेश जी, आज है जया एकादशी। हम आपसे जानना चाहेंगे आज के दिन पूर्व जन्म के दोषों से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या खास उपाय करने चाहिए। मित्रों, आज जया एकादशी है और जया एकादशी का महत्व भी अपने आप में महत्वपूर्णता है, क्योंकि इस माघ में पड़ने वाली जो एकादशी है दान के लिए विशेष रूप से मानी जाती है। वैसे तो एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ लोक की हमें प्राप्ति होती है और कहीं गलत संतानें हमारे घर में जन्म भी नहीं लेती हैं। और एकादशी के दिन विशेष रूप से भोजन का दान करना, फलाहार का दान करना, फलों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। यह हमारी संतति को सुधारने वाला होता है और हमारे मन के दुर्गुणों को मिटाने वाला होता है। साथ ही पूर्व जन्म का तो दोष भी आज समाप्त होते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन शुभ है। परिस्थितियां बेहतर हैं, लेकिन कहीं किसी व्यक्ति के सामने अपनी व्यथा नहीं कहें, अन्यथा आपकी व्यथा का दुरुपयोग सामने वाला व्यक्ति कर सकता है। जितना हो सके उतना मेहनत के साथ जिए, दिन शुभ रहेगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज यदि आप गलत करेंगे तो उसके परिणाम गलत मिलेंगे, अच्छा करेंगे परिणाम अच्छे मिलेंगे। क्योंकि चंद्रमा न्याय स्थान पर है, न्याय आपको जरूर मिलेगा और उसके लिए आज आप संघर्ष भी करेंगे। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। राहत भरी खबर भी सुनने को मिलेगी और आपकी तरफ से भी जो कार्य हो रहे हैं वह भी भविष्य के लिए शुभ रहेंगे। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को बेहतर परिणामों के लिए 2 दिन का इंतजार करना होगा। आज जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें और बने बनाए कार्य को आकस्मिक नहीं रोकें। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे, लाभ जल्दी मिलेगा। राजेश जी, आज है जया एकादशी का व्रत। आज के दिन समस्याओं के निवारण के लिए हम क्या खास उपाय कर सकते हैं। जया एकादशी का व्रत वैसे तो दिन भर के लिए ही किया जाता है, फलाहार पर ही इसमें रहा जाता है। जया एकादशी का व्रत एक दिन पहले से चलता है, जो दूसरे दिन द्वादशी पर जाकर समाप्त होता है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो किसी भी भगवान कृष्ण के मंदिर में, राम के मंदिर में, भगवान विष्णु जी के मंदिर में फलों का वितरण कर दें। विशेष केले के फल का वितरण करें, आपकी समस्याओं के निराकरण भी होंगे और इस एकादशी का पूरा फल भी आपको प्राप्त होगा। वो कुल मिलाकर हमारी राह में जो अवरोध आते हैं, आज की एकादशी पर फलों के दान करने से वह अवरोध दूर हो जाते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दिन कुछ खास भी है। आज ऐसे लोगों से आपका परिचय होगा जिनके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे कि ऐसे लोग हमें मिलें, या कुछ ऐसे नए कार्य आपके हाथ में आएंगे जिनके बारे में आपने कभी चिंतन किया होगा, अर्थात अप्रत्याशित होगा, अच्छा होगा। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। खुशखबरी सुनने को मिलेगी और परिस्थिति आज बेहतर दोपहर के बाद हो जाएंगी। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल चल रहा है। आज आप जिन कामों को करने जा रहे हैं, मित्र उन कामों में आपके मददगार साबित होंगे, लेकिन परिजन आपका विरोध कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। परिजन आज संतुष्ट होने जरूरी हैं। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, मात्र स्वास्थ्य का ध्यान रखना और
रात्रि के समय व्यसनों से बचें, अर्थात जो भी नशीली वस्तुएं उनका सेवन आज न करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। हम आपसे जानना चाहेंगे आज जया एकादशी के व्रत में हमें किन चीज़ों का खास ध्यान देना चाहिए। आज के दिन विशेष सावधानी में आज चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, हम अपने घर के सामने एक बंदरवार जरूर बांधें। उसको बांधने से लक्ष्मी की कमी नहीं आती है, लेकिन जूते पहनकर पूरे घर में भी आज नहीं घूमना चाहिए। अब वक्त है जानने का अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। धनु राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। पारिवारिक जीवन आज सुखद और नए मेहमान के आगमन के संकेत भी हैं। और यदि आप नए संतान दंपत्ति हैं, आज के दिन एप्पल के फल का वितरण जरूर करता है। गोल फल कोई भी होगा उसका आप वितरण करें, संतान की आपको प्राप्ति होगी। मकर राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। आज आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी और आपके काम बखूबी चलते रहेंगे। आज धन के अभाव में भी आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज अपने अनुभवी लोगों से सहायता लेकर ही आगे बढ़ना होगा। अकेले की दम पर आगे बढ़ते हैं तो नुकसान की संभावनाएं हैं। मीन राशि वाले व्यक्तियों को अप्रत्याशित सफलताएं मिलेंगी। आपकी मेहनत से अधिक सफलता के योग हैं। हनुमान जी के दर्शन करके या उनका चिंतन करके घर से बाहर आएं। राजेश जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी हमें राशियों के हिसाब से बताएंगे कि कैसे ज्योतिषीय उपायों से आप अपनी ब्लड प्रेशर की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।